चलिए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 7 अन्न रक्षा अध्याय, नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। अब पीने के लिए बता दिया द्रव्य विज्ञानी अध्याय, खाने के लिए बता दिया अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय। अब बता रहे हैं कि मतलब अन्न की रक्षा कैसे करनी है। खाने पीने वाला बता दिया इन्होंने, आहार क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसके क्या गुण है, किसको क्या क्या खाना है, किसको क्या क्या नहीं खाना है, किसको कम अमाउंट में खाना है, किसको ज़्यादा अमाउंट में खाना है, सब कुछ इन्होंने बता दिया। अब बताएंगे कि अन्न जितने भी खाने वाली चीज़ें हैं उसकी रक्षा कैसे करनी, इसीलिए इसका नाम है अन्न रक्षा अध्याय। अथा तो अन्न रक्षा अध्याय व्याख्यास्यामः इति स्मः आत्रेयादयो महर्षयः। अब इसके बाद अन्न रक्षा अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा आत्रेय और महर्षियों ने कहा था। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, देखो ये उस काल की संहिता है जब राजा लोग रहते थे, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री वगैरह की बात नहीं थी, मतलब लोकतंत्र नहीं था, यहाँ पे राजतंत्र था। मतलब राजा लोग राज करते थे और बाकी उनकी प्रजा थी जिसका उनको पालन पोषण करना रहता था, ठीक है। अब उसमें मेन कौन हुआ, राजा। तो राजा का स्वास्थ्य सही रहे, राजा को खाने के लिए जो दिया जाता था उसकी पूरी की पूरी जांच होती थी, उसके बाद उनको दिया जाता था। मतलब पहले जो रसोइया रहता था, रसोई घर में जो खाना बना रहा है, वो पहले उस खाने को टेस्ट करता था राजा के सामने, उसके बाद फिर राजा के सामने वो खाना पेश होता था और वो खाते थे। ये जो नियम था ये किस लिए किया गया था कि हमारा राजा किसी भी विरोधी के द्वारा आहत ना हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है। तो अब ये इन्होंने स्टार्टिंग में ही इसीलिए बोला कि प्राणाचार्य की नियुक्ति होनी चाहिए। प्राणाचार्य मतलब जो राजा के यहाँ पे वैद्य हैं, वो लोग एक, जैसे अभी बहुत बड़े बड़े लोग जो होते थे पर्सनल डॉक्टर्स अपॉइंट करते हैं, जैसे माइकल जैक्सन था, उसके यहाँ पे 18 डॉक्टर रहते थे, ऐसा सुनने में आता, मैंने देखा नहीं था बट न्यूज़ में ऐसा था। तो उसके घर पे ही रहते थे कि अगर उसको थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कत हुई तो वो लोग आके उसको सही करेंगे। इसी तरीके से राजा जो था वहाँ पे उसको वैद्य अलॉट किया जाता था जो उनके साथ 24 घंटे रहता था। या तो उनके महल में रहेगा या तो महल के आसपास रहेगा, उसका घर जो रहेगा महल के आसपास रहना चाहिए, ताकि वो एट द टाइम जब राजा को ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत के तुरंत वो वहाँ पे उपस्थित हो पाए, ठीक है। तो उस प्राणाचार्य मतलब उस राजवैद्य की नियुक्ति के लिए बताया हुआ है कि राजा राजगृहासन्ने प्राणाचार्यम निवेशयेत। मतलब राजा प्राणाचार्य जो वैद्य अभिषेक है उसको राजगृह मतलब राजभवन के समीप ही निवास कराना चाहिए, ऐसा ये नियम ही बता दिया था उन्होंने। इस प्रकार वह वैद्य सर्वदा सर्वत्र जागृत रहता है, मतलब सावधान रहेगा राजा के लिए। राजा को मारने के लिए हमेशा युद्ध ही करने की जरूरत नहीं रहती थी। विष दे दिया गया, खाने में कुछ मिला के दे दिया गया, ऐसी भी चीज़ें वहाँ पे एक कभी कभी घटना घट सकती थी। इसलिए जो है इन्होंने खाने की ही सबसे पहले बताया, क्योंकि ये वैद्य हैं तो अन्न के बारे में बताए हैं, इसलिए इन्होंने अब अन्न की रक्षा के लिए राजा से ही स्टार्टिंग की हुई है कि राजा के ही खाने में मोस्टली विष मिलाया जाता था, मतलब मारने के लिए। तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं खाने के साथ में। वैद्य अभिषेक के कर्तव्य सबसे पहले बताए हैं, अन्नपानम विषाद रक्षित विशेषेण महीपते योगक्षेम तद आयत्तौ धर्माद्यायन निबंधना। दूसरा नंबर का श्लोक बता रहे हैं कि वैद्य मतलब राजा के अन्नपान की विष से विशेष रूप से रक्षा करेगा, क्योंकि योग और क्षेम राजा के अधीन रहते हैं और धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थ चतुष्टय योग क्षेम पर ही आधारित। अब योग और क्षेम कौन है, योग और क्षेम क्या होता है, ध्यान नहीं आ रहा है फाइनल ईयर में, चलो हमको पढ़ के बताना, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए, ठीक। योग और क्षेम जो है पुरुषार्थ चतुष्टय योग क्षेम पर ही आधारित है। योग मतलब कर्म होता है, क्षेम मतलब उससे जो भोग लिया जाता है वह उस कर्म से, ठीक है। योग और क्षेम। पुरुषार्थ चतुष्टय कौन है, अब ये तो पता होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था व्हाट इज धर्म, व्हाट इज अर्थ, व्हाट इज काम, व्हाट इज मोक्ष। सब अलग अलग हैं और सब अभी समय के अनुसार और कर्तव्य के अनुसार ये सब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब राजा के अन्नपान से विष की रक्षा करनी है, वह विष को कैसे पहचानना है, क्योंकि अब हम चिकित्सा पढ़ रहे हैं ना, हम ही तो वैद्य हैं, तो इस संहिता में कैसे हम पहचानेंगे ये बताने की पूरी इसमें ज्ञान दिया गया हुआ है। अब जैसे अगर किसी भात में
भात या अन्न में, भात को ब्रैकेट में अन्न ही लिख दिया गया है, मतलब किसी भी खाने में अगर विष मिला हुआ है तो वो कैसा होगा। सबसे पहले चावल, चावल के ऊपर दिखाया गया हुआ है। भात जो होगा वो सांद्र और कुछ गीला सा, मांड ना निकाला हो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे लगता है चिपचिपा है थोड़ा। कोई भी भात होगा, जबकि पुरान अन्न जो होते हैं उसमें चिपचिपापन नहीं रहता है, लेकिन यदि विष मिला दिया गया रहता है भात में, भात मतलब पका हुआ चावल, ठीक है, उसको भात कहते हैं, वो सांद्र मतलब थोड़ा स्टिकी हो जाएगा, कुछ गीला सा रहेगा और जैसे लगेगा कि माड़ नहीं निकाला गया इसका, ऐसे गंदा सा झाग जैसा बना रहता है। यदि पकते समय विष मिलाया गया हुआ है तो वो देर से पकेगा, मतलब जो एक एक्चुअल टाइम होती है कि 20 मिनट में चावल पक जाना चाहिए, वो 20 मिनट में नहीं पकेगा, वो बहुत देर से पकना शुरू होता है अगर बनाते वक्त ही मिला दिया गया विष। तो अगर पका करके विष मिलाया गया हुआ है तो लगेगा जैसे बासी चावल रखा हुआ है, कोई भी विष मिला दिया गया हुआ तो, ठीक है। उस समय जो विष होते थे उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने उसके लक्षण बताए हुए हैं, ठीक है। भात में से निकलने वाली भाप जो होगी, जैसे भाप बनते हुए भात को में मिला दिया उसने, तो जो स्टीम निकलती है वो मयूर कंठ तुल्य नीली नीली भाप निकलेगी फिर उसमें से, अगर उसमें विष मिलाया हुआ रहता है तो, ठीक है। उसी समय ही उसका परीक्षण हो जाता है। उसकी भाप से मोह, मूर्छा और मुख से लार निकलने लगती है। जैसे भाप अगर नाक में गया तो ऐसे लगेगा चक्कर आ रहा है, मोह, मूर्छा, फेंट भी हो जाएगा, मतलब अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, और सलाइवेशन होने लगता है। उसकी जो स्टीम रहती है वो अगर अंदर गई है तो उस भात का कलर जो होगा और गंध वो भात जैसा नहीं रहेगा, स्वाभाविक नहीं रहते हैं, कुछ डिफरेंट कलर सा रहेगा। और भात जो रहेगा क्लेद युक्त रहता है, चंद्रिका युक्त रहता है। चंद्रिका युक्त मतलब, और क्लेद युक्त मतलब समझ में आ रहा है, चिपचिपा रहेगा, जैसे लगेगा कुछ स्टिकी सा बाहर निकल रहा है उसमें से। लेकिन चंद्रिका युक्त मतलब अलग अलग कलर के उसमें ऐसे छोटे छोटे छल्ले जैसे बने दिखेंगे, या फिर पूरे बर्तन में ही दिखेगा कि कुछ ऐसे चंद्रिका चमकने जैसा, कुछ शाइन लगेगा कि कुछ शाइन कर रहा है उसके अंदर से, ठीक है। जैसे किसी चीज़ में शीशे उशे पड़ जाते हैं तो ऐसे अलग से शाइन नहीं करता है, वैसा टाइप का। समझ में आ गया कि भात के पकने पर और पकते हुए जब विष डाला जाएगा तो क्या क्या लक्षण होंगे, इसी से समझ में आ जाता है, ठीक है। 5वां और 6ठे नंबर का श्लोक देखिए, विषाक्त व्यंजनों का लक्षण। विष युक्त व्यंजन जल्दी सूख जाता है, मतलब अगर रख दिया तो जल्दी ड्राई हो जाएगा। उसके रस जो है मलिन पड़ जाते हैं। रस मतलब जो उसका टेस्ट आना है, एक्चुअल टेस्ट नहीं रहेगा उसमें, कुछ ऐसे फीका सा लगेगा कि जैसे नमक भी अगर पड़ा रहेगा तो लगेगा नमक पड़ा नहीं है अगर विष युक्त रहा तो। उनके रस में हीन और अतिरिक्त अंग वाली विकृत छाया दिखाई देती है। उनके जो रस रहेंगे, मतलब उनका जो ये सूप जैसा जो पार्ट रहेगा उसमें बहुत अलग ही कलर दिखता है। जैसे अब रोज़ तो खाना बन ही रहा है, विष तो एक ही दिन जा रहा था, रोज़ रोज़ विष डाल के दिया नहीं जा रहा था, है ना। तो एक्चुअल रंग तो आपको पता ही होगा कि खाना बनाने में भात का कलर कैसा आना है या दाल का कलर कैसा आना है, उससे अतिरिक्त वर्ण रहेगा उसका, ठीक। दिस इज़ वेरी कॉमन, आप जानते भी हैं, बट यहाँ पे बताना ज़रूरी है। या फिर उसकी छाया ही नहीं दिखाई देगी, मतलब जो बन रहा है व्यंजन उसकी जो परछाई नहीं दिखती है, परछाई जो होती है वो एक मीनिंग इसका ये निकलता है। दूसरा, छाया नहीं दिखती है, मतलब कि वो अच्छे तरीके से दिखेगा नहीं, वो मतलब वो जो खूबसूरती आनी चाहिए थी व्यंजन में वो नहीं आती है। उन व्यंजनों में झाग उठने लगते हैं और रेखाएं दिखती हैं। झाग उठते हैं ना, देखा है झाग उठते, कौन कौन सी चीज़ बनते हुए झाग देखा है तुमने? एक तो दाल में ही आजकल दाल देखने लगो तो झाग निकलने लगता है, इसका मतलब वो विषयुक्त है, डेफिनेटली विषयुक्त है, कुछ बचा नहीं है ना ओरिजिनल, अब सब में झाग निकलेगा, ठीक है। राग मतलब रायता, खाड़ो खट्टे पदार्थ, शाक और मांस रस, ये सब फटे फटे से दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे पनीर फटता है ना जैसे, तो उसके सेल्स अलग अलग दिखते लगते हैं दूध के, इधर गया इधर गया, उसी तरीके से फटे हुए से सब दिखेंगे। अगर रायता देखा गया तो दही भी एकदम अलग अलग दिखेगी, खट्टे पदार्थ है तो भी। शाक अगर कुछ बनाया गया है तो भी, अगर उसमें मिला दिया गया है विष तो। और मांस रस, वो भी सब एकदम अलग अलग दिखता है। एक ये जो यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी आनी चाहिए थी वो नहीं रहती, कहीं कुछ दिखाई गया कहीं कुछ दिखाई देगा, ठीक है। अब श्लोक नंबर 7, 8, 9, 10, 11 देखो। विषयुक्त व्यंजनों के विशिष्ट लक्षण जो होते हैं, मतलब किस व्यंजन में विष मिला है तो क्या दिखाई देगा, उसका कैसे लक्षण पता चलेगा। यदि मांस रस में मिला दिया गया, मांस रस पता है कैसे बनता है,
यदि मांस रस में मिला दिया गया तो नीली कलर की रेखाएं दिखेंगी अगर विष मिल गया है तो। दूध में अगर विष मिला हुआ है तो ताम्र वर्ण की रेखा दिखाई देगी, मतलब रेडिश रेखा दिखाई देती है। दही में अगर मिल गया है तो श्याम वर्ण, थोड़ा सा ग्रेइश कलर जो होता है वो दिखाई देता है। मट्ठा, तक्र, तक्र में यदि मिला है तो पीत असित काली, पीत असित रेखा दिखाई देती है। असित और पीत मिला के काला कलर, हल्की सी ब्लैक कलर की दिखाई देती है, ठीक है। घी में अगर मिला है तो वो घी पानी के समान हो दिखने लगता है अगर उसमें विष मिला है तो। मस्तू, दही के पानी में अगर मिला हुआ है तो कपोत, मतलब कबूतर जैसा उसका कलर दिखेगा, ठीक है। कबूतर का कलर देखा है ना, वो स्काई ब्लू ग्रे मिक्स रहता है, वैसा कलर। तुशोदक में अगर मिला है, तुशोदक मतलब तुष, पता है ना तुष, हाँ, चावल का जो भूसी होती है, अगर उसके पानी में अगर मिला, बनता होगा कोई मतलब प्रिपरेशन उससे, अगर तुशोदक में मिला रहता है तो वह काली रेखाएं उसमें दिखने लगती हैं। मद्य और जल में अगर विष मिला है, मतलब मदिरा में और अगर जल में विष मिला दिया गया हुआ तो काली काली रेखा दिखेगी। शौद्र मतलब शहद में अगर विष मिला हुआ है तो हरे कलर का रेखा दिखती है। तेल में अगर दिखा है तो अरुण वर्ण की दिखाई देगी। अरुण वर्ण मतलब कि काला और क्या हुआ, कुछ काला और जो है उसमें थोड़ा सा वाइट मिला दो तो ग्रे, डार्क ग्रे कलर की जो होती है वैसी रेखा दिखाई देती है अगर तेल में मिला है तो। अगर अच्छा, एक चीज़ और बहुत बढ़िया बताया है, देखो आजकल जो फ्रूट्स आते हैं कार्बाइड लगा के पकाए जाते हैं ना, देखो हमारे शास्त्र में क्या बताया हुआ है, अगर कच्चे फल में विष मिला दिया जाता है तो पक जाता है। इट मीन्स कार्बाइड क्या हुआ, विष हुआ। और उसके आगे वाली लाइन में भी लिखा हुआ है, यदि पके हुए में कार्बाइड लगा दी, मतलब अगर बहुत ज़्यादा कार्बाइड लगा के रख दिया गया हुआ है या पके हुए फल में गलती से लग गया तो वो सड़ जाता है, ठीक है। तो कार्बाइड क्या हुआ, विष हुआ है, ठीक है। आर्द्र और शुष्क द्रव्य विषयुक्त होने पर म्लान और विवर्णता युक्त हो जाते हैं, मतलब जो गीले और सूखे द्रव्य होते हैं अगर उनको विष मिला दिया जाए, विष से अगर युक्त कर दिया जाए तो म्लान मतलब गंदा दिखने वाला, एकदम जैसे लगेगा कि धुल दो एक बार, वैसा टाइप का दिखता है। और विवर्णता युक्त मतलब वो जो प्रॉपर कलर, जैसे पपीते का कलर क्या है, पीला होना चाहिए पकने के बाद में। जब हम लेकर आते हैं तो अंदर से मीठा रहेगा, अंदर से पका हुआ रहेगा, लेकिन ऊपर हरे कलर की रेखाएं दिखती हैं, विवर्णता, ठीक है। जो कलर होना चाहिए दैट इज़ येलो कलर ऑफ पपाया, वो रहेगा नहीं, वो क्या होगा, विवर्णता रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ दूसरा कलर दिखाई देगा, ठीक है। मृदु द्रव्यों में अगर विष मिल जाता है तो वो कठिन हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है, और हार्ड में अगर मिला दिया जाए विष तो वो मृदु स्पर्शजन्य हो जाता है, एकदम जैसे डिफरेंट हो गया, ठीक है, और अपोजिट जस्ट कर देता है। माला में यदि विष संयुक्त हो गया तो उसका अग्रभाग स्फुटित हो जाता है। माला जो होती है कभी कलियों की बनाई जाती है, कभी फूलों की बनाई जाती है। यदि कलियों की माला बनी होती है, जैसे वो बेला की कलियां होती हैं, उसकी वेणी बनाई जाती है, महाराष्ट्र में वेणी बताते हैं ऐसे, जहाँ जूड़े में लगाने के लिए बनाते हैं, तो उसमें अगर मिला दिया जाए विष तो उसका जो कली होती है आगे से स्फुटित हो जाती है, फूट जाती है, मतलब जस्ट नेक्स्ट वाले प्रोसेस में पहुंच गया, ठीक है। और यदि जो है पुष्प में मिल गया विष तो वो मलिन हो जाता है, गंदा जैसा दिखने लगता है, उतने सुंदरता नहीं दिखती है, ठीक है। गंधांतर मतलब अलग ही गंध दिखेगी, जो गंध होनी चाहिए उस पुष्प में, कमल के फूल में या गुलाब के फूल में या बेले के फूल में, वो स्मेल नहीं आती है, कुछ अलग ही स्मेल समझ में आएगी। विषयुक्त वस्त्र जो होते हैं वो ध्यान मंडल हो जाते हैं। ध्यान मंडल मतलब जगह जगह पे ऐसे चकत्ते जैसे बन जाते हैं, स्पॉट दिखे देंगे अगर कपड़े में विष लगा होगा तो, और उसके रेशे जो हैं वो झड़ने लगते हैं, क्योंकि विष लगा हुआ है तो उसके जो रेशे टूट टूट के निकलने लगते हैं। और ये कब होता है, जब हम ज़्यादा कास्टिक वाला साबुन या सर्फ यूज़ कर लेते हैं तो भी कपड़े झड़ने लगते हैं। इट मीन्स वी आर यूजिंग विष टू क्लीन आवर क्लोथ्स, है ना। अगर रेशे से झड़ा रहा है तो ये प्रॉपर हमारे संहिता में लिखा हुआ कि कैसे क्या होना है, ठीक है। विष युक्त हो गया तो। धातु मतलब किसी मेटल में, मोती, काष्ठ मतलब ये लकड़ी, पत्थर, रत्न आदि अगर विष युक्त है तो ये गंदे से दिखने लगेंगे। रत्न जैसे है, जैसे ग्रीन कलर का अगर पन्ना होता है तो चमकने वाला ग्रीन होना चाहिए, अगर उसमें विष मिल गया तो
तो बहुत गंदा सा गंधैला जो टाइप का नहीं होता, ऐसे जैसे डर्टी ग्रीन जो होता है, मडी ग्रीन, वैसा दिखने लगता है। ठीक है। और इसमें जो है स्नेह की हानि हो जाती है, रत्न वगैरह में अगर मिल जाता है तो। स्नेह मतलब कि श्लक्षणता, जो एक चिकनापन रहता है वो हट जाता है, खुरदुरा जैसा दिखेगा। शीत आदि स्पर्श की हानि होती है, यदि वह रत्न शीत स्पर्श वाला है तो वो उष्ण होने लगता है, यदि उष्ण स्पर्श वाला है तो शीत होने लगता है, अपोजिट होगा क्योंकि विष मिला हुआ है। ठीक है। प्रभा हानि होती है, मतलब वो उतनी चमकने वाली नहीं दिखेगी, उतना लश्चर नहीं रहेगा उस रत्न या उस मेटल में या उस मोती में, उसका पत्थर में। मिट्टी के पात्र में विष का संयोग होने पर मिट्टी चमकने लगती है, एकदम शाइन करेगी। तो ये जो इतनी सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन आते हैं चमकते हुए तो विष युक्त ही होते हैं। ठीक है। विष युक्त व्यंजन इत्यादि वस्तुएं इसलिए बताई जा रही हैं, इतनी सारी चीज़ों गिनाने का मतलब क्या था, पॉसिबिलिटी कि राजा को किस चीज़ से हानि पहुंचाई जा सकती है, उन सब में विष मिला के दे सकते हैं, इसलिए उसका पहले ही लक्षण आपको पता चल जाना चाहिए। टाइमिंग देखते रहना। ठीक है। ठीक है। विषदाता के लक्षण अब इसके बाद बताए हैं 12वें नंबर पे। अब वही विष किसी ने मिला दिया, विष किसने मिलाया, किसने मिलाया, किसने, क्योंकि राजा का महल है, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, रसोई घर में पता नहीं कितने रसोइयाँ हैं, जैसे रेस्टोरेंट में होते हैं वैसा हो गया। फिर उनके दरबार में ये दरबारी बैठ रहे हैं तो पता नहीं कितने दरबारी हैं, किसने लाके कुछ चीज़ गिफ्ट कर दी, किसमें मिला के, और जिसने लाके दिया क्या पता वो न मिलाया हो, किसी और से भिजवाया हो कि वो। तो विष दाता मतलब पॉसिबिलिटी, अब पता करना है कि किसने दिया था विष, उसके भी लक्षण बताए हुए हैं। सबको लाइन से खड़ा कर दिया। लाइन से खड़ा करने के बाद विशदा श्याव शुष्कास्यो विलक्षो वीक्षते दिशा स्वदेवे पथु मांस्त्रस्तो भीतः स्खलति जृंभते। इतने इतने लक्षण बताए गए हैं विषदाता के कि क्या क्या वो करने लगेगा। विषदाता का चेहरा गोरा होते हुए भी श्याव वर्ण हो जाता है, काली छाया लिए हुए हो जाएगा, थोड़ा सा धूमिल पड़ने लगता है, मतलब कहते हैं चेहरा धुआं हो गया, दैट टाइप ऑफ। सूखा हुआ हो जाता है, एकदम मुरझाया हुआ, कांतिहीन हो जाता है। वह लज्जित होकर इधर उधर देखने लगता है, ऐसे ऐसे उनकी नजरें एक जगह टिकेंगी नहीं। विषदाता के लक्षण मतलब कि ऐसा बताया हुआ है कि वो कॉन्फिडेंट ना होके नजरें चुराने लगता है। ठीक है। शरीर पे पसीना आने लगता है, कंपन होने लगा। दिस इज़ वेरी कॉमन कि अगर गलती कोई किया होगा तो कैसे जो है उसको पता करेंगे कि किसने गलती करी हुई है। घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। ठीक है। चलने पर पैर उसके लड़खड़ाने लगते हैं, सब बुलाया गया चले और सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ तो लड़खड़ाते हुए आएगा, वहीं पे आप पता कर लेंगे। बार बार यॉर्निंग आती है उसको, क्योंकि टेंशन में माइंड पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन चाहिए होता है, माइंड को ज़्यादा हेल्थ चाहिए होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कि माइंड चलने लगता है क्या करें क्या करें क्या करें, इसीलिए यॉर्निंग आती है, इसीलिए बहुत लोग टेंशन में सो जाते हैं, नींद आती है। और जो सो नहीं पाते हैं टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो वो बेहोश होकर फेंट ही हो जाते हैं। पॉज करिएगा। चलिए अब इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर से देखते हैं श्लोक नंबर 13 के आगे। ठीक है। थैंक यू।